मेरा नाम डॉक्टर आकाश पंडिता है। मैं सेक्रेटरी यूपीएनएनएफ एंड डायरेक्टर न्यूनेटोलॉजी एट मेदांता लखनऊ। ये जो वर्कशॉप है ये एडवांस न्यूनेटल रिससिटेशन वर्कशॉप है जो हम आज यहाँ एमएलएन मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं। एंड इस वर्कशॉप से जो एस्फिक्सिया रिलेटेड डेथ्स होती है, यानी कि जो बच्चे सांस नहीं लेते या जो बच्चे पैदा होने के टाइम रोते नहीं हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ है न्यूनेटल डेथ, यानी कि नवजात शिशु की मृत्यु का। इस वर्कशॉप से हम डॉक्टर्स को हैंड्स ऑन यानी कि डायरेक्टली सिखा के मैनिकन्स पे दिखा के कि कैसे अगर बच्चा नहीं रोए हैं तो पहले मिनट में उस बच्चे को आर्टिफिशियली कैसे सांस दे सकते हैं ताकि उस बच्चे की जान भी बचे एंड उसका कोई ब्रेन डैमेज ना हो। जी, तो सर कुछ ऐसा बताइए कि जैसे भी आपने कहा कि उनको सीपीआर देने की एक विधि होती है, जो हमारे नए डॉक्टर आ रहे हैं वो कैसे, यानी सीपीआर एक इंसान में और बच्चे में देने में, नवजात में बहुत अंतर होता है। बच्चे का बेसिकली जब बच्चा पेट में होता है तो माँ ही बच्चे का सब कुछ देखती है, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके जो लंग्स होते हैं उनमें पानी बाहर आके उनमें हवा भरनी चाहिए। ये तब होता है जब बच्चा रोना शुरू करता है और वो पहली 2-3 सांसों में अपने लंग्स को फुला देता है। लेकिन अगर बच्चा नहीं रो पाए तो यानी कि उसके लंग्स एक्सपैंड नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें फिर उसको बैग एंड मास्क देना पड़ता है, जिसको हम अम्बू बैग भी कहते हैं, जिसकी वजह से हम उसको आर्टिफिशियली सांसें देते हैं ताकि वो छाती उसकी फूले, लंग्स एक्सपैंड हो एंड वो बच्चा अपने आप से सांस लेना शुरू करते हैं। काफ़ी सारे सीरियस बच्चे यानी कि लेस देन 1% में हमें चेस्ट कंप्रेशन यानी कि छाती को दबाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का ऑक्सीजन 8 या 10 सेकंड में उसको ब्रेन में नहीं जाता तो उसके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू होते हैं, जिसमें कॉमनली ब्रेन होता है, हार्ट होता है, जिसकी वजह से फिर हमें दूसरे आदमी को बुला के छाती भी दबानी पड़ती है, जिसको हम चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं। यूजुअली बेबीज़ में जो फेलियर्स होते हैं वो यूजुअली रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं, यानी कि लंग के एक्सपैंड ना होने की वजह से हार्ट फेल होता है। इसलिए अम्बू बैग आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है अगर हमें अपनी न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कम करनी है। एंड यूपी वन ऑफ दी हाईएस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी है कंट्री में। अभी भी हम 26-27 पर 1000 लाइव बर्थ की मोर्टेलिटी है, जो कंट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है। लेकिन रिसेंटली जो डेटा हुआ है उसमें वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स यूपी रहा है, जहां हमने न्यूनेटल मोर्टेलिटी एज वेल एज इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी को कम किया है। नहीं, ज़्यादातर तो उन बच्चों में होती है जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं या कमज़ोर रहते हैं। जैसे हमारे देश में भी अभी भी बहुत सारी माताएं उम्र कम है, खान पोषण बहुत ख़राब रहता है, ऐसे में प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है और इसके तो इनमें ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। बट वैसे पूरे समय के बच्चे में भी कभी कभी कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं, तो उनमें परसेंटेज कम रहता है। ज़्यादातर ये तकलीफ़ें प्रीमेच्योर बच्चे में आती हैं। इसलिए ये जो आज ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग का सरकार, भारत सरकार करीब करीब सभी इवन आशा वर्कर्स को भी दिलाए रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम 100 में से 90% बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, 10 को सांस दिलाने की ज़रूरत पड़ती है और अगर समय से दे दी गई तो उसमें से 90% बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। यानी 1000 में 1 बच्चा बचेगा जिसको कि एडवांस्ड आदमी की सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी। आज की कार्यशाला वो 1% को भी कवर करती है। अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर प्रमोद, मेडिकल डायरेक्टर, विभाग अध्यक्ष पीडियाट्रिक्स, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज। क्या इसे देखिए, जो अगर मदर की एज अगर 18 साल से कम है या उसकी माँ की उम्र 35 साल से ऊपर है तो ये एक हाई रिस्क होता है बच्चे के लिए। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज तो हम पहले से ही इसीलिए जांच के रखते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जब भी हमें कोई भी बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर माँ की उम्र बहुत कम है या माँ की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो वो हाई रिस्क है। उनके बच्चों में ट्रांजिशन पीरियड, जो पैदा होने के बाद तुरंत सांस लेने वाला जो पीरियड होता है, उसमें समस्याएं आ सकती हैं। या फिर माँ बहुत कमज़ोर है, माँ में खून की कमी है, माँ को डायबिटीज़ है, माँ को हाइपरटेंशन है, या माँ को प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चे में इंटरनल कोई अल्ट्रासाउंड में पहले से पता है कि कोई मालफॉर्मेशंस हैं, ये सब हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। कोई प्री टर्म बच्चा है, प्लेसेंटा जो होता है जिसको हम खेड़ी बोलते हैं, प्लेसेंटा में भी कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं कि पहले से ब्लीडिंग शुरू हो गई या फिर उसका प्लेसमेंट सही नहीं है। उन बच्चों में भी, ऐसी माताओं में भी बच्चों में समस्या आती है। तो ये समस्या हम पहले से ही एंटिसिपेट करते हैं, पहले से ही पता लगाते हैं। इसीलिए पूरी टीम हमारी डिलीवरी के वक्त अगर इस तरह के हाई रिस्क है तो हमारे पास पूरी टीम होनी चाहिए जो इस चीज़ में ट्रेंड हो। तो हम लोग यही काम कर रहे हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि हमारे कोई भी ऐसा बच्चा ना बचे जिसको ट्रेंड पर्सनल की कमी हो और उसकी वजह से वो बच्चा ना रो रहा हो।
मैम 35 साल के बाद, अगर एक आखिरी सवाल जी। अगर मान लीजिए 35 साल के बाद शादी हो रही है और फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उनको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपने कंसीव किया उसके बाद डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से जब भी आप जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका रेगुलर चेकअप, ब्लड प्रेशर, शुगर और अल्ट्रासाउंड, उसमें बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसी वक्त टैकल कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माँ में कोई हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अगर टाइमली मैनेज हो जाता है तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। मदर अगर मालनरिश्ड है, खून की कमी है, अगर प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो बच्चे में चांसेस कम रहते हैं। तो वही है रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 35 साल के बाद भी अगर हो रहा है तो एक हाई रिस्क की तरह गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं उनको उतना ही उसको केयर करना है कि हर महीने बुलाना है, देखना है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है बच्चे में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।